मैं ये सोचती थी कि एमबीबीएस मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं होगी एमबीबीएस, तो बहुत नंबर चाहिए होते हैं उसके लिए। और जो है ना वो, उनको कैंसर हुआ था। अ, उनको जब कैंसर हुआ तो हमें अर्ली स्टेज में पता लग गया था, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी ऑपरेट होगा तो ठीक हो जाएगा। तो हमने ऑपरेट करवा लिया था, पर उनका है ना, जब वो आईसीयू में थे तो उनको ऑपरेशन के ठीक तीसरे दिन ना कार्डियक अरेस्ट हो गया फिर। मेरे पापा ऑटो चलाते थे, वहीं कोचिंग के बच्चे छोड़ा करते थे वो। बोलते मेरी गुड़िया ना एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी, ये देखना बहुत आगे लेके जाएगी। Hello everyone, I am Siddhi Bharatwaj, second year MBBS student at RUHS CMS. And I am Lavish Bharadwaj, second year MBBS student at RUHS. And today we have with us Prerna. So please Prerna introduce yourself. माय नेम इज प्रेरणा सिंह, एंड मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। और मैंने नीट क्लियर किया था, उस वक्त मेरी 1033 ऑल इंडिया रैंक थी। और मैंने दो ड्रॉप लिए थे ट्वेल्थ के बाद। और मेरे पापा जब मैं 11th में थी तब एक्सपायर हो गए थे, तो आई एम फ्रॉम अ अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड। बताइए आप LHMC में और दिल्ली का गर्ल्स कॉलेज है, तो वहाँ पर आपको अभी कैसा फील हो रहा है? आपने मेडिकल कॉलेज की स्टार्टिंग की है, कैसा लग रहा है आपको कॉलेज? कॉलेज अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ना, उससे अच्छा ही मतलब मिला है मेरे को। फर्स्ट राउंड में मैं बीएचयू गई थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अच्छा। पर वो मेरे घर से बहुत दूर था, मतलब वहां ट्रैवल करने के लिए ऑलमोस्ट 25 to 26 आवर्स लग जाते थे। तो मम्मी जो है ना, पापा नहीं है तो मम्मी के लिए बस हम चार बहन भाई हैं, तो मम्मी चाहती हैं कि सब पास पास रहें, ये बहुत दूर हो जाएगी, मैं इससे मिलने कैसे जाऊंगी। और वो होता है ना, मेडिकल लाइफ में सब बिजी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मम्मी ने बोला कि कॉलेज अपग्रेड कर दो, अगर हो सकता है तो अपग्रेड किया तो लेडी हार्डिंग मिल गया। तो फिर इधर आ गई मैं। तो आप दिल्ली से ही हो? नहीं नहीं, मैं कोटा से हूँ, कोटा राजस्थान। अच्छा, ठीक है। तो मतलब सीनियर्स काफी हेल्पफुल होंगे, कैसा लग रहा है सीनियर से इंटरेक्ट करके? फर्स्ट ईयर मेडिकल के लिए तो यही चीज इंटरेस्टिंग होती है। हाँ सर, सीनियर्स बहुत अच्छे हैं। मतलब जो एक हाइप बना हुआ है ना कि मेडिकल कॉलेज में थोड़ा रैगिंग और थोड़ा टॉक्सिसिटी होती है, वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ के सीनियर बहुत अच्छे हैं। गर्ल्स कॉलेज है तो जितने भी सीनियर्स है वो सब बोलते हैं कि आप हमें दीदी बोला करो, और जो हेल्प चाहिए ना हम करेंगे, आप हमारे हमसे अप्रोच किया करो। तो सारी दीदियां बहुत अच्छी हैं, चाहे इमीडिएट सीनियर हो, चाहे फिर 22 बैच हो, 23, जितने भी बैच की सीनियर से सब अच्छी हैं। और जो मेरे बैचमेट से 23 बैच के, वो भी बहुत अच्छे हैं मतलब। वेरी नाइस। तो अभी जैसा आपने बताया था कि आपने दो ड्रॉप लिए, तो मतलब आपने 3 अटेम्प्ट दिए पेपर नीट के। तो ऐसे थोड़ा 3 साल, 3 4 साल लगातार पढ़ने के बाद थोड़ा ड्रेन आउट हो जाते हैं। थोड़ा ऐसे होप भी चली जाती है कि अब होगा कि नहीं होगा। तो आपने कैसे मोमेंटम रखा खुद का लास्ट अटेम्प्ट तक? मैम बस दिमाग में यही रहता था कि कैसे भी करके निकालना है, क्योंकि मेरे पापा जो है ना वो, उनको कैंसर हुआ था। अ, उनको जब कैंसर हुआ तो हमें अर्ली स्टेज में पता लग गया था, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी ऑपरेट होगा तो ठीक हो जाएगा। तो हमने ऑपरेट करवा लिया था, पर उनका है ना, जब वो आईसीयू में थे तो उनको ऑपरेशन के ठीक तीसरे दिन ना कार्डियक अरेस्ट हो गया वहीं पे। तो इस वजह से वो सीन मेरे दिमाग में चलता रहता था कि वो, मैं उस वक्त इतना नहीं पढ़ती थी जब वो ये बोलते थे कि ना, ये यूं बोलते थे वो कि मेरी जो गुड़िया, मेरा निकनेम गुड़िया है, तो बोलते मेरी गुड़िया ना एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी, ये देखना बहुत आगे लेके जाएगी। तो वो ऐसे बोलते थे। और उस वक्त मैं 10th क्लास तक मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। वो चिल बच्चे होते हैं ना जो पढ़ भी लेते हैं, खेलते कूदते भी बहुत रहते हैं, मैं उस टाइप की थी।
तो वो बात उस वक्त समझ नहीं आती थी, फिर जब वो चले गए ना तो फिर बस वही वही दिमाग में घूमता रहता था कि वो इतना बिलीव क्यों करते थे मेरे ऊपर, मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं था आज तक। ना मैं क्लास में कभी फर्स्ट आई हूँ ना सेकंड आई हूँ। पर फिर जब वो वो बात एक बार होता है ना कि आपको एक पॉइंट ट्रिगर कर देता है, तो आप फिर पीछे पड़ ही जाते हैं उस चीज के। तो बस वही चीज मेरे साथ हुई थी, वही चीज दिमाग में घूमती रहती थी कि अगर नहीं हुआ तो फिर वो है ना, उनको मैं गलत साबित कर दूंगी। और ये सबसे बुरी बात होगी कि अपने पेरेंट्स को गलत साबित कर रहे हैं, तो इसीलिए हो गया। तो आपने अपने पापा का सपना पूरा भी किया, जो वो कहते थे कि नाम रोशन करोगे, आपने किया भी है। कूडोज। हम्म। तो आपने मतलब 3 अटेम्प्ट दिए थे नीट के, है ना? ट्वेल्थ के साथ और 2 ड्रॉप। तो हम्म। लास्ट वाले अटेम्प्ट में आपने ऐसी मतलब स्ट्रेटेजी में क्या चेंज आया था, और किस तरीके से आप कुछ चेंजेस लाए थे अपनी पढ़ाई में जो इतना सक्सेसफुल हुए? सर मैं मतलब जब मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया ना तब मैं एलन में थी, और सेकंड ड्रॉप में भी। उसकी भी स्टोरी है, मैं बताऊंगी आपको। पर जब मैं फर्स्ट ड्रॉप लिया ना तब मैं सिर्फ जो टीचर पढ़ाता था वो थ्योरी के नोट्स वगैरह ये सब पढ़ती रहती थी, प्रैक्टिस नहीं करती थी क्वेश्चंस की घर पे जाके। और बस थ्योरी रिवाइज करती रहती थी। तो उस अटेम्प्ट में मेरे सिर्फ 560 मार्क्स ही रह गए थे, और स्पेशली बायो में तो बहुत गंदा स्कोर था। तो फिर जब मैंने अभी लास्ट ड्रॉप लिया ना, मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। अगर हम डिवाइड करें तो 100% में से मैं 90% सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करती थी, 10% मैं रेयरली थ्योरी को टाइम देती थी। मतलब मेरा जितने भी पढ़ने का शेड्यूल होता था उसमें मैं मुश्किल से 15-20 मिनट या हाफ एन आवर थ्योरी देखती थी। वो भी उस पार्ट की जिसमें मैं फंस जाती थी या फिर जिसमें मुझे डाउट आता था, जो क्वेश्चन गलत हो जाता था। पर उसके अलावा मेरे को रिवीजन भी करना होता था ना, तो वो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही करती थी। तो मैंने एलन ने जितना मॉड्यूल दिया था सब कंप्लीट कर दिया। रेस को छोड़ के मैंने सारे जितने भी उनकी स्टडी मटेरियल थे सब क्वेश्चन लगा दिए थे, क्योंकि मुझे क्वेश्चन करने की लत पड़ गई थी कि ये इसी से होगा सिलेक्शन, नहीं तो नहीं होगा मेरा। तो वो ये चीज सबसे ज्यादा बेस्ट, वो इजी वे था मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता था। ओके, तो मतलब आपने स्टार्टिंग वाले अटेम्प्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस पे इतना फोकस नहीं किया था, और लास्ट अटेम्प्ट में आपको रियलाइज हो चुका कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होना है। वहां यस पर आप सर। ठीक है अपनी कमियों को पहचाना। यस सर। तो आपने अभी बताया था कि 11th स्टैंडर्ड में आपने अपने फादर को लूज कर दिया था, तो उस टाइम ऐसे हो गया होगा कि सब कुछ एकदम स्टिल हो गया होगा। आप एकदम ऐसे कि क्या हो गया एकदम से, क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। काफी तो डिस्टर्बिंग आपने होगा। खुद को कैसे तो खुद को कैसे ट्रैक पे लेके आए ना, और खुद को कैसे मेंटली स्टेबल करा कि नहीं, एक बार ये, क्योंकि 11th इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद ही आप नीट का प्रेप करते हो, तो आपने कैसे मैनेज करा? इनिशियली तो मैम कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। पहले मैं सोचती थी मैं बीएससी इन एग्रीकल्चर करूंगी। पर जब मैं 11th में थी, पापा चले गए थे तब की बात है ये। पर फिर मेरे को रिव्यूज मिले और सबने समझाया कि बीएससी करने से अच्छा है तुम बायो लो, बायो से बहुत सारी फील्ड्स ओपन हो जाएंगी तुम्हारे लिए। एग्रीकल्चर करोगे तो सिर्फ उसी में रह जाओगे। तो फिर मैंने मेरे को बोला मैंने सोचा था मैं आईसीएआर का एग्जाम दूंगी। आईसीएआर फॉर एग्रीकल्चर एक एग्जाम होता है नेशनल लेवल पे, एनटीए कंडक्ट करवाता है। तो मैंने उसकी प्रिपरेशन के लिए सोचा था। तो उन्होंने बोला नीट का एग्जाम दे लेना, बायो ले लो, आप नीट भी दे सकते हो और आईसीआर का भी दे सकते हो। तो इसीलिए मैंने वो बाई चांस मैंने बायो ली थी। फिर 11th में मैंने जैसे तैसे पढ़ा, फिर 12th भी पढ़ा। फिर जब मैं 12th में आई ना, 11th में मेरा बहुत वीक था मैम। मैंने लास्ट बैच ज्वाइन किया था। हमारे यहाँ एक लोकल कोचिंग थी, उसमें जो 11th 12th पढ़ाती थी। तो मैंने लास्ट बैच जुलाई एंड में, मुझे अभी भी याद है, ज्वाइन किया था मैंने। फिर मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो 11th तो मेरी ऐसी ही बहुत बहुत खराब हुई थी। सबसे वीक मेरी 11th ही थी, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाती थी, घर पे माहौल नहीं था। क्योंकि घर में बहुत ज्यादा डिप्रेशन, मैं खुद उसी चीज में, और फिर मम्मी को देख देख के और ज्यादा बुरा लगता था, क्योंकि मम्मी की हालत बहुत खराब थी। मेरी मम्मी अब जाके थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होने लगी है, 5 साल हो चुके हैं। अब जाके हम थोड़ा थोड़ा सा रियलाइज मतलब अडेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है,
अब नहीं है वो, नहीं हो सकता कुछ भी। तो फिर जब मैं 12th में आई तो एक टीचर थे मेरे, मुझे फिजिक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मतलब मैं प्रैक्टिस, और वो कुछ क्वेश्चन देते तो मैं आंसर देती थी क्लास में सॉल्व करके। तो वो बोलते थे कि तुम ना, और मेरे मार्क्स फिर भी अच्छे नहीं आते थे, सिर्फ फिजिक्स में अच्छे आते थे। तो वो बोलते थे कि तुम्हारे फिजिक्स में इतने अच्छे नंबर आते हैं, बाकी सब बच्चों के फिजिक्स में नंबर नहीं आते, और तुम बोल रही हो कि सर मेरे से नीट नहीं होगा। मैं उनको ऐसा बोलती थी। तो फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम कर सकती हो, तुम अभी 12th में हो तभी तुम्हारी फिजिक्स स्ट्रांग है, तो तुम, मेन जो वीक पॉइंट होता है बच्चों का वो फिजिक्स ही होता है। तो फिर जब से उन्होंने बोलना स्टार्ट किया ना ये कि तुम नीट निकाल सकती हो, तो फिर मैंने नीट के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया 12th क्लास से। तो फिर मैं ये सोचती थी कि नीट का एग्जाम दूंगी, जो मेडिकल कॉलेज मिलेगा ना, चाहे वेटनरी मिलेगा, चाहे पीडीएस मिलेगा, बीएमएस जो मिलेगा वो ले लेंगे। मैं ये सोचती थी कि एमबीबीएस मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं होगी एमबीबीएस, तो बहुत नंबर चाहिए होते हैं उसके लिए। फिर 12th में सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, 497 नंबर थे। फिर उसके बाद जब 497 आए ना तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है मेरा कुछ। तो जब इतने लेके आ गई तो फिर सबने मेरे को बोला कि नहीं हो सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने नंबर लेके आ गई। तो फिर मैंने एलन में ब्रजेश माहेश्वरी सर जो है ना, हम्म। मतलब हमारे, मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, वो एलन में फैकल्टी हैं। तो अच्छा। वो मेरी सिचुएशन पहले से जानते हैं, मतलब उनकी बेटी जो है वो मेरी फ्रेंड है, तो हम बचपन से साथ में खेला करते थे, तो उन्होंने पूरा सीन देखा है मेरी फैमिली में क्या क्या होता है एंड तक। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया उनका कि आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, क्योंकि कॉल वो किसी का नहीं उठाते हैं, और उनको अपनी सिचुएशन बता देना कि सर मैं फी पे नहीं कर सकती, मेरे पापा नहीं है। तो फिर मैंने सर को मैसेज भी किया, और सर ने मुझे रिप्लाई भी दिया, और उन्होंने मुझे फीस में फर्स्ट टाइम 80% ऑफ दिया। तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था कि वहां मेरा एडमिशन हो रहा है जहाँ पे बच्चे जाने के लिए, मतलब वो होता है ना कि अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए तो बहुत ज्यादा ये होता है कि मैं वैसे गरीब बैकग्राउंड से आती हूँ। एलियन का सपना तो छोड़ ही दो, ये तो आप जानते ही हैं। तो फिर मैं वहां जाने लगी, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो फिर बहुत ज्यादा वो होता है ना धक्का लगना कि इतने अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, सब कुछ था, फैकल्टी इतने अच्छे थे, डाउट क्लियरिंग के लिए भी मतलब पूरी फैसिलिटी थी मेरे पास, फैमिली सपोर्ट हमेशा से रहा है मुझे, फिर भी मैंने नहीं किया, मैं इतने से नंबर से रह गई। फिर मैंने सर को दोबारा मैसेज किया, और फिर मैंने उनको ये बोला कि सर एक लास्ट मौका और दे दो, आप कैसे भी करके मैं इस बार आपको निकाल के बताऊंगी। और मैंने उनको बोला मैं आपको टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके दिखाऊंगी इस बार। तो उन्होंने मुझे फिर ऑप्शन दे दिया उतना ही, 80% का ही। तो फिर इस बार तो फिर मैंने निकाल ही दिया कैसे भी करके। बिल्कुल तो टॉप टेन यही स्टोरी मेडिकल थी। कॉलेज। मैंने ड्रीम सोचा नहीं था कॉलेज बस। आप लोगों का। बिल्कुल। हाँ होता है, बहुत है। मैंने भी नहीं सोचा था मैं इतना आगे आ जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी बचपन से ही। तो आपने जैसे बताया कि मतलब एक एक ट्रॉमेटाइजिंग फेज से निकले आप अपने लाइफ में, फैमिली भी काफी डिस्टर्ब थी, और उस टाइम पे भी आपने खुद को संभाला और आपकी फैमिली ने भी आपको काफी सपोर्ट किया। और तो काफी एस्पिरेंट्स आपको देखते होंगे, उनकी फैमिलीज भी आपको देखती होंगी, तो आप उन एस्पिरेंट्स की फैमिलीज को क्या मैसेज देना चाहोगे कि लाइक क्या वो किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं अपने बच्चों को? सर सबसे मेन चीज जो वो है ना, फेथ होनी चाहिए, भरोसा करो। अगर बच्चे के नंबर भी नहीं आ रहे हैं तो भी भरोसा करो, क्योंकि वो टेबल के ऊपर बैठ के कुछ तो कर रहा है ना, वो कुछ तो एक्सपीरियंस ले रहा है। वो मैटर नहीं करता कि उसका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, पर वो बहुत बहुत अच्छा एक लाइन उसने जो पकड़ी है ना, उससे उसको एक्सपीरियंस बहुत मिलेगा कि कितनी स्ट्रगल्स एक 11th 12th वाले बच्चे के कंधे पे आ जाती है एंट्रेंस की तैयारी करते करते। वो बच्चा ये सोचने लगता है कि अगर नहीं हुआ तो पेरेंट्स का क्या होगा, उनके पैसे डूब जाएंगे। और वो होता है ना कि एक सोसाइटी की तरफ से कि जैसे मैं तो कोटा से ही थी, तो मेरे को तो ऐसा नहीं कि बाहर जाना पड़ रहा है, कोटा में बाहर से पढ़ने बच्चे आते हैं सारे। तो वो बच्चे है ना ये सोचते हैं कि हमारे को सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार के देखो कोटा भेजा था पढ़ने के लिए, सिलेक्शन भी नहीं हुआ, क्या पता वहां पे जाके ये दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया होगा, ये वो अलग अलग अजम्पशंस लोग करते हैं।
चाहे वो जानते हो या ना हो सकता है वो बच्चा पढ़ रहा हो वहां पे, नहीं हुआ उसका। हर किसी का दिमाग इतना अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाता है, पर एटलीस्ट उसने मेहनत तो करी है ना, उस चीज को टाइम तो दिया है ना उसने। एक एवरेज 11th 12th वाले बच्चे और नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे के कंपैरिजन में वो कहीं आगे है। मतलब इन दोनों का कंपैरिजन नहीं है। वो बच्चा इतना दूर से आके अपने अपना शहर छोड़ के, एक तो अपना होम टाउन छोड़ के कोटा आ रहा है। वहां का खाना अच्छा नहीं है, मैं खुद कोटा से हूँ, मुझे पता है मैस का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। और फिर उसके बाद भी वो मतलब क्लास जा रहा है बेचारा उठ के साइकिल से। कुछ बच्चे साइकिल से जाते हैं बहुत दूर दूर। मैं जाती थी 4 किलोमीटर दूर थी मेरे मेरे घर से जो मेरा सेंटर था कोचिंग का। 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना साइकिल से। सिर्फ मैं नहीं थी, भीड़ लग जाती है वहां पे, इतने बच्चे दूर दूर से आते हैं। तो उनकी स्ट्रगल कंसिडर करनी चाहिए, उनकी सक्सेस वो एक अलग, वो बाय प्रोडक्ट है, स्ट्रगल इज मेन मेरे हिसाब से तो। और पेरेंट्स जहां तक मैंने देखा है, मैक्सिमम पेरेंट्स सपोर्टिव होते ही होते हैं हमारे जैसे बैकग्राउंड के बच्चों को। क्योंकि मैंने देखा है ना, मेरी मम्मी बोलती थी तू तो कर, मतलब चाहे पैसे, चाहे सर ने फीस ऑफ करी और मतलब डिस्काउंट इतना सारा दे दिया, पर वो 20% भी तो अरेंज करना होता था। तो मम्मी बोलते थे पैसे कहीं से भी आएंगे, मैं कर दूंगी, तुम पढ़ाई मत छोड़ो। क्योंकि तुम्हारे मतलब पापा बोलते थे कि मेरे बच्चे कामयाब होंगे, कामयाब बनाना है इनको कैसे भी करके। मेरे पापा ऑटो चलाते थे, वहीं कोचिंग के बच्चे छोड़ा करते थे वो, स्कूल के इनके। तो फिर वो चाहते थे कि मैंने जो किया है ना वो नहीं मेरे बच्चे करें, मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़े। जितना मैं नहीं सोच सकता उससे आगे मेरे बच्चे बढ़े। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि जो करना है करो। और सबसे मेन बात, मम्मी ने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि ये लड़की है इसमें इतना पैसा लगा रही हूँ, लड़के में और इसमें। जनरली ये थॉट आ ही जाता है ना कि लड़के को ज्यादा पढ़ाना चाहिए कुछ कुछ बैकग्राउंड्स में, कि लड़कों को ज्यादा पैसे लगाओ, ये घर का है, लड़की तो चली जाएगी शादी होके। हमारे घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तुम पढ़ रहे हो तो तुम पे पैसा लगाया जाएगा, और ये भी नहीं है कि है ना मैं पैसा लगा रही हूँ तुझे पढ़ के देना ही पड़ेगा। बस ये है कि तुम मेहनत करते रहो, अपनी बुक लेके बैठे रहो, जहां तक तुम्हारा दिमाग लग रहा है तुम टेंशन नहीं ले रहे हो उतना पढ़ो, और जब टेंशन लगने लग रही है तुम्हें, तुम छोड़ दो। मेरे घर पे यही होता था। मेरे भैया बोलते थे मैं हूं ना, तू पढ़, तू कैसे भी करके पढ़। मेरे भैया भी मतलब जिस साल पापा की डेथ हुई थी उस साल मेरे भैया जो है वो 12th क्लास में थे। और वो जेई एडवांस की तैयारी कर रहे थे, पर उनका हो नहीं पाया। आईआईटी में हुआ उनको, पर रैंक उतनी अच्छी आ ही नहीं पाई, उनकी 16,000 अराउंड रैंक थी। तो उतने में मतलब वो होता है ना आईटी में ब्रांच अच्छी नहीं मिली उन्हें। तो फिर उन्होंने एनआईटी ले ली, एनआईटी पटना से सीएस ब्रांच में। और अभी वो ग्रेजुएट भी होने वाले हैं। तो वो बोलते हैं कि तू ये मत सोचा करके सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तू बस जो तेरे में लगा है ना उसको कभी खत्म मत होने देना, बस वही करती रहे। हमें वही देख के अच्छा लगता है कि तू मेहनत कर रही है। तो आपके बस भैया ने वही, काफी वो अच्छा बोलते हैं सपोर्ट। ना कि मेहनत। हाँ सबने। मेरी बड़ी बहन है ना, वो है ना, मतलब वो होता है ना घर में दो बहनें हैं तो काम करो एक दूसरे के साथ, दोनों को काम करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। हमारे घर में ऐसा नहीं होता था, वो पढ़ रही है ना, वो उसको काम नहीं करने देना बिल्कुल भी, उसको पढ़ने दो बस, ये सीन था मेरे घर में। तो मेरा छोटा भाई भी है एक, ओके। पर वो भी ऐसा ही, मतलब सबका सपोर्ट बहुत अच्छा था मेरी फैमिली में। और उस सपोर्ट को आपने एक अच्छी डायरेक्शन में लगाया है उसको, उनको भी अब गर्व हो रहा होगा कि हमने। एग्जैक्टली हाँ। हम्म। और आपने काफी सही चीज बोली कि सोसाइटी ना रिजल्ट को अप्रिशिएट करने के लिए तैयार होती है, मेहनत को कभी अप्रिशिएट नहीं करती। तो मेहनत कोई नहीं अप्रिशिएट कर, करता कभी। हम्म। जब पता शायद कोई टीचर होगा एक्सपीरियंस काफी टाइम, थोड़ा वो भी पेरेंट्स को इतने अच्छे से नहीं समझा पाएगा जितने अच्छे से आपने समझा दिया कि बच्चे की मेंटालिटी क्या होती है, वो पढ़ रहा है उसकी मेहनत को हम्म। अप्रिशिएट। यस सर, कभी कभी तो मैं रोने लग जाती थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उनके अरमान टूट जाएंगे। उन्होंने एक तो मेरे ऊपर इतने अरमान लगा रखे हैं जिसने आज तो कुछ अचीव ही नहीं किया है। मैं बोल रही हूँ ना, मैं एक एवरेज बच्ची थी जो दिन भर खेलने कूदने में लगी रहती थी। तो वो चीज थी ना कि मेरे पे भरोसा किया है, मतलब पूरा करके दिखाना है इनको। तो वो सीन था। एक्चुअली फैमिली से कहीं ना कहीं वैलिडेशन चाहिए होता है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, अगर रिजल्ट नहीं भी आए तो भी हमने मेहनत तो करी थी। हम्म। और वो अगर मिल जाता तो है फैमिली तो आगे पुश करता है अपने आप को कि अपनी लिमिट क्रॉस करने के लिए कि कर ये हाँ जाए।
यस सर। बस वो एक ट्रिगर पॉइंट मिलना चाहिए हर किसी को, मेरे को ऐसा लगता है, और वो सबके पास होता है, बस पहचानना आना चाहिए। और जब फैमिली इतना सपोर्ट करती है तो लगता है यार काफी उनका फेथ है खुद के ऊपर, तो अपन को उनके लिए एटलीस्ट ज्यादा एफर्ट लेनी चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। क्योंकि ये तो सबको तो ही ये पता एक होता है पॉजिटिव पॉइंट भी हो जाता है। कि उनका पैसा लग हम्म। रहा है, कि सबको ही पता होता है। पर अगर वो चीज ये हम्म। पहचान ले कि बच्चा भी कितनी मेहनत कर रहा है, तो बच्चे को भी अच्छा फील होता हाँ। हाँ, बच्चे को भी अच्छा फील होता है, उससे वो डिप्रेस नहीं होता है, उसको और मोटिवेशन मिलता है कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ ना, अगली बार हम्म। वापस से करूंगा मैं। है। तो बिल्कुल। ये मेरे साथ था पूरा पूरा। और इस जर्नी में खुद का सैक्रिफाइस भी होता है, पेरेंट्स भी साथ साथ सैक्रिफाइस करते हैं काफी चीजें ताकि आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले, कोई फैमिली प्रेशर आपके ऊपर ना आ पाए। तो आपकी फैमिली यस। ने काफी सपोर्ट करा है, मदर सिबलिंग्स सबने। हम्म। बहुत ज्यादा। उनके सपोर्ट के बिना नहीं होता, असली सी बात है। बिल्कुल। और अब आपको अपने छोटे भाई को सपोर्ट करना है। हाँ। हाँ। मैंने बोला उसको नीट की तैयारी करने को, पर वो बोलता है इतनी ज्यादा मेहनत जैसे दीदी ने करी है ना, मेरे से नहीं होगी। पर मेरा भाई जो है ना, उसका स्ट्रीम ही अलग है, उसको वो थोड़ा बिजनेस में ज्यादा है, तो हम उसको उसी की पढ़ाई कराएंगे, बिजनेस मैनेजमेंट एमबीए वगैरह। तो अभी वो ग्रेजुएट होने वाला है, तो लास्ट ईयर चल रहा है उसका। फिर उसको हम, मतलब हमें 1 साल का गैप है, हम 3 बहन भाइयों में, तो उसका हो जाएगा। फिर हम उसको प्रिपरेशन करवाएंगे कैट के एग्जाम की, ताकि फिर वो अच्छे से एग्जाम क्लियर कर पाए। कितनी अच्छी चीज है किसी को फैमिली कोई। ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, पूरा फुल पैकेज। मम्मी को भी सब यही बोलते हैं कि आपकी तो है ना 5 उंगली घी में है, एक बेटी डॉक्टर बन रही है, एक इंजीनियर बन रहा है, एक को बिजनेस में जाना है, छोटी बेटी जो है वो गवर्नमेंट जॉब, बड़ी दीदी जो है ना वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती रहती है। तो बोलते हैं आपके तो चारों बच्चे ही एकदम अलग अलग फील्ड्स में है सब। बिल्कुल। और उनको भी काफी अच्छा फील होता होगा, घमंड होता होगा अपने आप, आपकी वजह से। घमंड। हाँ। मतलब गर्व होता है, घमंड तो नहीं होता। मतलब कहीं। ऐसा है सर, जैसे अभी हम ट्रेवल करते हैं जैसे दिल्ली टू कोटा, तो मम्मी पहले ट्रेन में हम लोग ट्रेवल नहीं करते थे, क्योंकि वो होता है ना, हमारा सब कुछ ही एक ही जगह पे कोटा में ही, सारी फैमिली रिलेटिव सब कुछ कोटा में ही है। तो जैसे ही मम्मी ने मेरी वजह से ट्रेवल करना स्टार्ट किया ना, तो वो पैसेंजर से बात करने लग जाती है। आपको पता है जी, मेरी बेटी ना वहां पे, वो पूछते हैं ना लोग कि आप दिल्ली क्यों जा रहे हो, तो मेरी मम्मी, आपको पता है वो है ना, मेरी बेटी है ना एमबीबीएस कर रही है वहां से। तो वो, मैं उनको बोलती हूँ मम्मी ऐसे मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो वो बोलते हैं मैं थोड़ा ना घमंड दिखाती हूँ, वो तो पूछते हैं आप दिल्ली क्यों जा रहे हो, तो मैं इसलिए बता देती हूँ मेरी बेटी वहां पढ़ती है, एमबीबीएस करती है, इसलिए जा रही हूँ मैं। वो एक्साइटमेंट उनके अंदर से अभी तक नहीं गया है, 1 साल खत्म होने वाला है, पर वो अभी भी इतनी एक्साइटेड रहते हैं जैसे कल ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। पेरेंट्स के मन से नहीं तो जाता। अपने अपने लिए नॉर्मल हो जाती चीजें, पर उनके मन से नहीं। हाँ। हाँ, नहीं जाता, मैं इरिटेट हो जाती हूँ कई बार कि मेरे को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनाओ बार बार, आप नॉर्मल है, कोई बात नहीं, हो गया खत्म, हो गया 1 साल होने वाला है कि नहीं। और वो डॉक्टर के भी जाते हैं ना, तभी बोलते हैं डॉक्टर को कि सर मेरी बेटी है ना वहां पढ़ती है लेडी हार्डिंग में, मेरी बेटी लेडी हार्डिंग में पढ़ती है। पर मम्मी मम्मी है ना, तो उनको ज्यादा कुछ बोल ही नहीं सकते। बिल्कुल। वो उनकी खुशी है, और खुशी को जाहिर करने का हाँ तरीका। उनकी। हाँ। मैं अभी नहीं, वो बोलती है कि मतलब वो होता है ना, मैं खुद से आगे होकर किसी को बोलती नहीं हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, ऐसे। जब तक कोई अनटिल अनलेस कोई पूछता नहीं है मेरे से, तो वो अच्छे बोलते हैं तुम फ्लेक्स क्यों नहीं करते हो, तुम एमबीबीएस स्टूडेंट हो। तो फिर मैं सोचती हूँ ऐसा फ्लेक्स क्या करना, मतलब शो ऑफ क्यों करना, जब है तो है। अब दूसरों को क्यों जताना कि मैं ऐसा कर रही हूँ, और नीचा दिखाना किसी को। बिल्कुल। ये तो सारे एमबीबीएस स्टूडेंट की स्टोरी है। हाँ। तो आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे काफी, तो उसमें तभी स्कोर काफी अच्छा आ जाता है, काफी लो भी होता है स्कोर। तो आपका हम्म। लोएस्ट स्कोर क्या था? और उस टाइम एकदम ऐसे हो जाता है कि अब क्या करें, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो फिर
आपने क्या करा? मैम जो फाइनल मेजर टेस्ट चलते हैं ना, उसमें मेरा लोएस्ट स्कोर था। मतलब पूरे ऑल ओवर तो मतलब 600 प्लस ही रहता था। पर जब हमारा मेजर टेस्ट में है ना, दो ऑल इंडिया टेस्ट होते हैं। तो जो एक ऑल इंडिया टेस्ट था ना एग्जाम से जस्ट लास्ट थर्ड टेस्ट जो था, उसमें मेरे लोएस्ट स्कोर था, उसमें मेरा 590 आए थे। तो उसके बाद से तो फिर मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी। फिर 590 कोई स्कोर थोड़ा होता है, इतने पे सिलेक्शन नहीं होता है जनरल कैटेगरी में। और जिन बच्चों के 590 आते हैं उनको ड्रॉप लेना पड़ता है वापस से, क्योंकि जनरली 610 या 615 प्लस पे कोई गवर्नमेंट सीट मिलती है जनरल में। तो मैं भी यही सोचती थी कि ऐसे तो मेरा मान, वो होता है ना, हम इमेजिन करने लग जाते हैं कि मेरा नीट में 590 आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मैं इमेजिन करने लग जाती थी और फिर खुद रोने लग जाती थी। फिर जैसे तैसे करके मतलब वो पढ़ने का मन भी नहीं किया उसके बाद। बहुत बहुत ज्यादा वो हो गया था मेरा। फिर मैंने थोड़ा बहुत, मैंने बोला ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही एक एक मेजर टूल था मेरे पास। तो मैं जैसे तैसे करके, जब मेरे ये लोएस्ट स्कोर आया था ना, तब मैंने फिर जो मुझे आता था ना वो करना स्टार्ट कर दिया, ताकि मैं वापस से ट्रैक पे आ जाऊं। मैंने वो स्टार्ट नहीं किया जो जो क्वेश्चन मैंने देखे नहीं थे। जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुकी थी ना ऑलरेडी कुछ दिनों पहले, मैंने दोबारा वही करने स्टार्ट किए, ताकि मुझे लगे कि हाँ मुझे आता है और मेरे अंदर अभी तक वो रिटेन है। तो फिर जब मैंने टेस्ट दिया तो उन टेस्ट में गैप भी कम होता है, तो ऑल्टरनेट टेस्ट हो रहे थे, लास्ट वाले टेस्ट होते। तो फिर जब देख के आई तो वापस स्कोर बढ़ गया था मेरा। तो फिर 623 समथिंग आया था। तो मुझे थोड़ा सा वो हो गया था कि ठीक है कोई बात नहीं, ऑल इंडिया टेस्ट था, एक ही खराब हुआ है, एक लास्ट टेस्ट और बचा हुआ है, तो वो अच्छे से देना है। तो फिर जो लास्ट टेस्ट था ना उसमें मेरे 648 मार्क्स आए थे। तो फिर मैं थोड़ी सी वो स्टेबल हुई थी कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अप्स डाउन्स आते रहते हैं, उसको ध्यान नहीं रखना है अंदर। और लास्ट के फिर 3 4 टेस्ट तो खुद के लिए ऐसे हो जाते हैं, अगर इसमें ही आए तो फिर नीट में भी वही आएंगे। हाँ तो उसके बस बाद आपने वही। काफी अच्छी अप्रोच की। और एक काफी अच्छी हम्म। रेंज कवर की है आपने मार्क्स की। हाँ मार्क्स की वाकई में मैं कोचिंग में थी जब मेरे हाईएस्ट भी 676 थे। पर वो स्टार्टिंग के टेस्ट में ही थे जब सिलेबस कम रहता है। फिर जब सिलेबस बढ़ गया था ना, तब मेरा फिर हाईएस्ट 620 630 35 समथिंग जा रहे थे माइनर टेस्ट में। मेजर में जरूर 648 गए थे ऑल इंडिया में। तो ऑल इंडिया नहीं, फुल फुल पैटर्न टेस्ट जो था उसमें। हाँ और पर आपका स्कोर क्या था? हम्म, मेरा फाइनल नीट स्कोर 686 था। वेरी नाइस। तो इससे ये मैसेज भी मिलता है बच्चों को कि जरूरी नहीं है कि फिर लास्ट मॉक टेस्ट में जो आ रहे हो आप उससे डिमोटिवेट हो जाओ, इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअली होता रहेगा। और नीट के दिन क्या हम्म। होना है वो किसको पता है। तो आपको किसको मेहनत पता नहीं है। छोड़नी। हाँ मेहनत नहीं छोड़नी है। और आपको जब लग रहा है ना कि मेरा डाउन जा रहा है, मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो इजी क्वेश्चन करने लग जाओ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप अंदर ही। तो मैं यही करा करती थी हमेशा। और टेस्ट जैसे पी वाई क्यूज हम लोग, एनालिसिस, मतलब आपके मार्क्स कम भी आए तो आपने एनालाइज किया और गलतियां कहाँ पर हो रही है, वो चीज आपने कैसे मैनेज की? सर उसके लिए मैं ना जो क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते थे ना, मैं उन पे एक स्पेशल मार्क डाल देती थी रेड पेन से। मैं पूरी जर्नी में मैंने बस एक ब्लू पेन यूज किया था और एक रेड पेन। ब्लू पेन से मैं सिर्फ थ्योरी लिखती थी, हेडिंग वगैरह कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब ब्लू पेन से चल रहा होता था मेरा। और बस रेड पेन में वहां मार्क करती थी कि जहां मुझे रिवीजन करना है, या फिर वो होता है ना कि इस क्वेश्चन में मुझे एक बार डाउट आया था, या फिर ये क्वेश्चन मेरे से मैंने सर से पूछा था। तो उस चीज को याद रखने के लिए मैं उस पे एक मार्क लगा देती थी। आर आर अल्फाबेट लिख देती थी सबके ऊपर ही। तो जब मैं, वो होता है ना रिवीजन कर रहे होते हैं, तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन करती थी। तो टेस्ट एनालिसिस का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लास में। हाँ बहुत होता है सर, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि सिलेबस कंसाइज्ड है, फिक्स है, इसी से आना है सब कुछ, तो क्वेश्चन रिपीट ऑब्वियसली होंगे। तो वो मेरी मेन स्ट्रेटेजी थी। और नीट में मतलब कुछ पार्ट ऐसा है जो अपन को मगअप करना पड़ता है, रटना पड़ता है।
तो मेरी जो वो रटने वाली पावर है वो थोड़ी सी वीक थी, क्योंकि मुझे समझना समझना ज्यादा वो अच्छा लगता था। तो फिर जो चीज मुझे याद नहीं रहती थी ना, कि मैं हर बार भूलती थी, उसको मैं दीवार पे लिख देती थी। मतलब एक वो चटनी लगाती थी मैं, क्योंकि मुझे उनका कलर थोड़ा अजीब लगता था, वो ग्रीन ग्रीन। मैं वाइट अपनी वाइट पेज के ऊपर लिख देती थी अपनी लैंग्वेज में। अगर हिंदी में समझ में आ रहा है तो हिंदी में, इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में, तो कुछ फनी लैंग्वेज में समझ में आ रहा है, वैसे ही उसको दीवार पे लगा के पूरी दीवार मैंने भर दी थी अपने टेबल के जस्ट सामने वाली। तो कुछ भी नहीं तो एग्जाम के एक दिन पहले संडे को एग्जाम होता है, फ्राइडे को शाम को पढ़ना बंद किया था, पूरे सैटरडे पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि बहुत ज्यादा वो होता है, प्रेशर फील हो रहा था। फिर संडे को सुबह एग्जाम देने जाने से पहले वो जो मैंने दीवार के ऊपर लिखा था ना पूरा, बस उसको पढ़ के गई थी। सर आप को बताऊं, मैं उसमें से कम 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो आए थे उस पेपर के ऊपर से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मेरी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी इस साल की, कि फिर जब पेपर दे के आई और चेक किया ना, तो फिर मेरे को लग रहा था कि मैंने कितना अच्छा किया कि मैंने उसको एक बार रीड कर लिया एग्जाम में जाने से पहले। अगर मैं रीड करके नहीं जाती ना, तो मैं वहां कंफ्यूज रहती और डिप्रेशन में और आ जाती कि यार मैंने दीवार पे लिखा था पर मुझे याद नहीं आ रहा है वो। तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देती मेरे ऊपर एग्जाम टाइम में। और एग्जाम टाइम में स्टेबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे, इवन मेरे से भी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे, पर उनका वहाँ पे वो होता है ना, वो टेंस्ड हो गए बहुत ज्यादा, उनको एनजाइटी हो गई। तो उनका सिलेक्शन तो हुआ है, पर जो स्कोर हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इतना आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया। तो मैं एग्जाम देते वक्त ना बस मैंने एक मम्मी ने बोला था, एक भगवान जी का मंत्र है, अगर बुरा लग, अगर मन थोड़ा ऐसा हो ना तो वो बोल लेना। तो मुझे पूरा टाइम ही वही लग रहा था कि मेरे को हो सकता है मुझे एंजाइटी होगी होगी होगी। तो मैं पूरे टाइम सिर्फ वो मंत्र ही बोलती रही अपने मन में, नो विस्परिंग, मतलब एफर्ट नहीं लगा रही थी। बस वो होता है ना, कोई गाना सुन लेते हैं तो वो दिमाग में रिवाइंड होता रहता है, तो वो बस रिवाइंड हुए जा रहा था और साइड में मैं अपना पेपर करे जा रही थी। तो उससे मेरा एक बैलेंस बना हुआ था टाइम के बीच में, और मेरा रश भी नहीं हो रहा था। तो उससे पेपर स्मूथली हो गया था मेरा। ये मम्मी ने जो मंत्र बताया वो मुझे भी चाहिए, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही पास होना है अच्छे मार्क्स मंत्र वो सर पढ़ वो के इसलिए गई था थी ताकि पेपर में, से। पढ़ने हाँ। के नहीं, बाद की बात है। मंत्र अच्छा, इसलिए था कि ताकि मन शांत रहे वहां पे जाके, इसका मन वो नहीं हो जाए। तो इसीलिए आप कुछ भी बोल सकते हो, आप राम राम भी बोल सकते हो, आप जिन भगवान को मानते हो आप उनका नाम छोटा सा कुछ भी बोल सकते हो, ये भोलेनाथ का आपके नाम ले लो। एमबीबीएस के पेपर में काम आया? अभी एग्जाम्स नहीं हुए हैं दीदी, अब होंगे ना तब देखती तो आपकी मम्मी की थेरेपी तो काफी अच्छी थी। तो हूँ। काफी मतलब मुझे भी बताना मम्मी से पूछ के क्या मंत्र था और ऐसा ऐसा। और बाकी मैं ये पूछना हम्म, चाहूँ कि लाइक आपके ड्रॉप मल्टीपल ड्रॉप थे, आप मल्टीपल ड्रॉपर थे, 2 ड्रॉप किए थे आपने 12th के बाद भी। तो बाकी जो एस्पिरेंट्स होते हैं कई बार ऐसा होता है कि एक ड्रॉप के बाद अपनी होप लूज कर देते हैं कि अब नहीं होगा, छोड़ देते हैं। तो उस टाइम पे शायद हम्म। आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। तो ऐसे टाइम पे आप बाकी एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी साइड से कि होप ना लूज करें वो। हाँ, होप तो लूज करनी ही नहीं चाहिए। एक अटेम्प्ट में अगर नहीं हुआ है तो क्या हो गया, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कुछ कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे, पता है आपको कितना स्ट्रगल करते हैं सर। उन्हीं का एग्जाम्पल देके बताती हूँ। कल ही एक मेरे एक सर हैं एलन के, उन्होंने एक लड़की को मेरा नंबर दिया होगा कि उससे बात कर लेना, क्योंकि वो थोड़ी डिप्रेस थी, वो हिंदी मीडियम से थी, उससे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। तो उसने मेरे से बात करी तो वो बोली, दीदी आपको पता है हमें हिंदी के एनसीईआरटी के साथ साथ इंग्लिश की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि हिंदी के एनसीईआरटी में बहुत करेक्शंस हैं, और हम लोग सिर्फ एक के भरोसे नहीं रह सकते हैं, तो हमें दोनों मीडियम में पढ़ना पड़ता है, तो टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। वो लड़की, अब उस तरह के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं सर, वो कितनी मेहनत कर रही है, कितनी बड़ी बात है। मैं उसको बोल रही थी कि आई एम ग्लैड कि तुम इतनी मेहनत कर रही हो। हमसे इंग्लिश की एनसीईआरटी पढ़ने में मेरे तो पसीने छूट जाते थे। तो वो बोल रही थी कि दीदी करे क्या, कैसे भी करके सिलेक्शन चाहिए, मम्मी पापा ने बड़ी उम्मीद से भेजा है कोटा पढ़ने के लिए, या जहाँ पे भी उन्हें पढ़ने के लिए डाला हो। तो वो बोलते हैं बड़ी उम्मीदें सजा रखी है उन्होंने कि हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी, बेटा डॉक्टर बनेगा।
तो हम इसीलिए आराम से पढ़ लेते हैं। बस यही है कि मैं मेरा अभी क्या सिलेबस ज्यादा हो रहा था, तो इस वजह से मेरे से थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो आप बता दो। तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे करके कहाँ कहाँ टाइम बचा सकते हो तुम। तो जब वो बच्ची कर रही है, वो डबल वर्क कर रही है, हमें तो सिंगल वर्क करना है। और कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि, जैसे मेरा बता दूं आपको, 11th 12th क्लास में खास नीट की तैयारी नहीं करी थी, एक तरह से बोर्ड पैटर्न भी बोल सकते हो आप। उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया था। तो सर जेन्युइन है, हर बच्चे का नहीं होता है सिलेक्शन जब वो नीट का सिलेबस पढ़ता है, क्योंकि बोर्ड से ज्यादा होता है नीट का सिलेबस। और फिर कोचिंग वाले थोड़ा और ज्यादा पढ़ाते हैं ताकि पेपर टफ आ जाए, तो बच्चे का वो मतलब उसको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मैंने पढ़ा तो है एक बार कहीं ना कहीं इस चीज को। तो जब इतना सारा सिलेबस बच्चा एक साथ पढ़ता है ना ड्रॉप में, एक ड्रॉप में 8 9 महीने का ही टाइम मिलता है 11th 12th पूरी एक साथ पढ़ने का। तो कोई बात नहीं, अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो दोबारा पढ़ो। एक बार तो आपने पूरा गो थ्रू कर ही लिया है ना उससे, अब जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ोगे ना, तो मतलब फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हो ना, तो उसकी थ्योरी इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस को और टाइम दो, क्योंकि वो एनहेंस कर देता है, मतलब नंबर बहुत अच्छे से बढ़ा देता है। पर इस चीज से होपलेस मत हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया और इतना मतलब मेरी बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे नंबर ऑफ ड्रॉप जा रहे हैं, मतलब मेरी उम्र भी जा रही है, मैं लेट कॉलेज में जाऊंगा, और ये सब सोचते हैं बच्चे। मैं भी सोचती थी कि मैं लेट जाऊंगी, पर वो सब नहीं सोचना चाहिए। व्हाट इफ के मान लो अभी नहीं हुआ, अगले साल हो जाएगा सिलेक्शन, तो कितना अच्छा हो जाएगा। एमबीबीएस एक छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आपको एक साल देरी से मिल रहा है तो भी आप डॉक्टर ही बनोगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें कि एक साल ज्यादा ड्रॉप ले लिया, 2 साल ज्यादा ड्रॉप ले लिया आपने। इवेंचुअली तो आप डॉक्टर ही बनोगे ना, वो भी एमबीबीएस। और उसके एमबीबीएस के बाद भी बहुत सारे रास्ते हैं, आप स्पेशलिस्ट बनोगे, फैमिली का नाम रोशन होगा। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है, मेरे अंदर भी यही था। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, एक ड्रॉप के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो वो फील्ड ही चेंज कर देते हैं। वो नर्सिंग चूज कर लेते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल नर्सिंग चूज कर ली, कोई प्लेन मतलब बीएससी कर रहे हैं नॉर्मल। तो मुझे ये लगता है कि और मतलब ऐसा सर कि अगर बीएससी वो कर रहा है तो उसको 3 साल की बीएससी करने के बाद उसको एमएससी, या फिर अगर सिविल सर्विसेज में जाना है तो यूपीएससी का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। टीचिंग लाइन में जाना है तो उसको एमएससी पीएचडी ये सब, लेक्चरर अगर बनना है तो ये सब करना पड़ेगा। वहां पे भी तो पढ़ने में उसके 5 6 साल से ज्यादा टाइम जा रहा है, उसके बाद उसकी जॉब लग रही है। तो उससे अच्छा है ना तुम नीट को टाइम दे दो यहाँ पे। अगर तुम चाहते हो कि मैं डॉक्टर बन के ही दिखाऊंगा, तो अगर तुम 2 या 3 ड्रॉप दे भी दोगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल बच्चा अभी भी पढ़ ही रहा है। तुम 3 साल ड्रॉप दे के तुम एमबीबीएस की डिग्री लोगे और एक बार घुस गए, तो फिर ये नहीं बोल सकते कि मुझे ढूंढना पड़ेगा काम कहीं पे। अपने आप में हम प्रोफेशनल लाइफ, डॉक्टर इसीलिए तो प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे होते हैं ना, मतलब कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि एक लाइफ सेट वाला और पेरेंट्स को प्राउड फील कराने वाला सबसे बेस्ट काम है। अगर आपका नहीं हुआ है एक से एक ड्रॉप में, 2 ड्रॉप में, तो तीसरा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको आपके अंदर बिलीफ है कि मेरे से हो जाएगा। क्योंकि अगर एक साल अभी यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया तो 5 6 साल बाद इसकी कमी वो नहीं होगी कि आपको पिन पॉइंट नहीं करेगी कि वेस्ट हुआ था। हाँ, काश वो सबसे खराब चीज होती है सर, वो पछतावा जो होता है ना, कि काश एक बार और कर लिया होता। क्योंकि मैंने देखा है किसी किसी को कि जो अभी कुछ और फील्ड में है, वो काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, पर वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये बात चुभती है, काश एक ड्रॉप और ले लिया होता ना अभी, तो बहुत अच्छी जगह पे होते हैं वो। तो मैं उन लोगों से मोटिवेट हो जाती थी कि मुझे बाद में जाके ये नहीं बोलना। तो वो भी एक सोर्स था। खुद के लिए एक बहाना तैयार नहीं कर। सही बात। हाँ। हर चीज में मतलब हर किसी के पास एक्सपीरियंस होता है सर, कोई ना कोई ठोकर खा के आया होता है। तो वो जब आपको बता रहा है ना वो इंसान, के बताए मेरे से ये गलती हुई थी, तो उस चीज को ना पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि मेरे से बताइए ये गलती हुई थी। तो हो सकता है अगर आप अभी से वो सतर्क हो जाएंगे, तो हो सकता है आपसे वो गलती बाद में ना हो। गलती सबसे होती है, पर चांस कम हो जाते हैं अगर हम उस चीज को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं जिससे वो गलती हुई है उस बंदे की बात को। तो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू मेरा हमेशा से यही रहता है। ये मैं बाद में आके समझी हूँ। पहले मुझे नहीं पता था। और ऑनेस्टली प्रेरणा के पूरे इंटरव्यू में काफी ऑप्टिमिस्टिक वाइब्स आई, मतलब हाँ, काफी एकदम मेच्योर। ऐसे नहीं हो जाएगा।
हम्म। काफी पॉजिटिव, काफी पॉजिटिव हो आप। थैंक यू सर। मतलब इतने सेटबैक्स के बाद भी आपने वो बनाए रखा अपनी जर्नी में, और इसने हेल्प करा होगा जरूर। क्योंकि हम्म। इन्होंने ना खुद की गलती के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखा है। अभी इन्होंने खुद ने बोला, हाँ, तो वो एक वो अच्छी चीज चीज। सर मैंने बाद में realize करी कि मैंने दूसरों की गलती से सीखा है। मैं बस उसको एग्जांपल लेती थी, कल कहीं गलती से मेरे साथ ये हो गया तो मैं क्या करूंगी, मेरे को तो रोने के अलावा कुछ आता भी नहीं है, मैं यही सोचती रहती थी हमेशा। तो फिर वो चीज ना थोड़ी इंस्पायर कर जाती थी। फिर बाद में मेरे को समझ में आया कि मैं दूसरों की गलती से सीखती हूँ। अ, वो होता है ना, रियलाइज नहीं होता पर हम काम कर रहे होते हैं वही काम। तो वो रियलाइज बाद में हुआ जब सिलेक्शन हो गया मेरे यहाँ। और मैं जब दूसरों को बताती थी, तो ये जैसे आप बोल रहे हो ना अभी कि आप दूसरों की गलती से सीखे हो, ये मुझे किसी ने बोला था कि आपने पूरी जर्नी में आपने दूसरों की गलतियों से सीखा है इसीलिए आपका सिलेक्शन हुआ है। फिर मैंने भी वो सोचा कि हाँ, मेरी मेंटेलिटी वैसी है थोड़ी। अच्छी बात है। हम्म। और काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। काफी एस्पिरेंट्स से बहुत मोटिवेट होने वाले हैं। थैंक यू सर। से इंसाइट्स दिए, वो आर क्वेश्चन दीवार पे लिखना, मतलब हम्म। काफी कुछ मैंने भी करा था ऐसा, हम्म। तो काफी मतलब रिलेटेबल था। मतलब बच्चे क्या, मतलब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दीवार पे वो लिख देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। और मुझे ये लगता है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट बहुत सारा पार्ट होता है। और ऐसे करते करते तो पूरा रूम भर जाएगा। उससे अच्छा है ना, जो याद नहीं रहता ना उसको लिखो, वो दिखता रहेगा तुम्हें। तो बिल्कुल। जिस चीज में अटक रहे हो तो वो नहीं अटकोगे आगे जाके। कई बार एस्पिरेंट्स को बोला जाता है कि शॉर्ट नोट बनाने चाहिए हर चैप्टर की, तो वो पूरे चैप्टर की समरी लिखने लग जाते हैं। बट उनको लिखना वो होता है जो हाँ। बार बार भूल जाते हैं, रिकॉल नहीं कर पाते। हाँ, तो नहीं कर ये पाते, वो लिखना चाहिए। और और टेस्ट से पहले भी उसी को रिवाइज करके जाना चाहिए, जैसे मैं करके गई नीट के एग्जाम के पहले। तो बहुत हेल्प करता है वो। तो वो होता है ना, चीजें कंसाइज हो जाती हैं। पहले तो ऐसा है कि बिखरा बिखरा है हर चैप्टर में, मेरे को थोड़ा थोड़ा नहीं आता है, हर चैप्टर का ये पार्ट वीक है वो पार्ट वीक है, ये चीज मैं भूल जाती हूँ। अब उसको एक पेज के ऊपर लिख लोगे ना, बहुत छोटा लगने लगेगा, बहुत रिलीफ मिलेगा उसको रीड करके एक बार कि हो गया, अब देख लिया एक बार, जो चीज मेरे को हर बार पीछे रोक लेती है ना वो चीज मैंने पढ़ ली है। आपकी स्ट्रेटेजी लेजिट काफी बच्चों को हेल्प करेगी। थैंक यू सर। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग प्रेरणाज इनसाइट। और जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, एक बार एक्सपेरिमेंट करना प्रेरणा के स्ट्रैटेजीज, काफी हेल्पफुल रहेंगी। और अगर आप पे वो काम करे तो प्लीज उसे अप्लाई करके कंसिस्टेंटली नीट के एक दिन पहले तक बने रहना। और थैंक यू प्रेरणा फॉर ज्वाइनिंग मैं अस। अपना टाइम थैंक निकाल यू के मैम। के साथ इस इंटरव्यू को पूरा किया। थैंक यू सो मच सर, आई एम ग्लैड कि आप दोनों से बात कर रही हूँ मैं। मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी है अरे, ना, आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। हाँ। हम काफी इंस्पायर हुए आपका इंटरव्यू लेके। हाँ। थैंक यू मैम। और थैंक्स अगेन कि आपने सत्य विजन के साथ आप जुड़ने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाया है। तो आप भी अगर ऐसे काफी एस्पिरेंट, आपको पता होगा हम सत्य में क्या काम कर रहे हैं अभी, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं बाय स्टडी मटेरियल और मेंटोरशिप। तो अगर आप भी ऐसे बच्चों को जानते हो तो प्लीज उन तक हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश कीजिए। ओके सर। थैंक यू।